आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 5 है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ओके, आप क्या है समकालीन विश्व में सुरक्षा में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर आपको जो चैप्टर हट चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं, उन्हें हटा दिया जाए तो आपका ये अध्याय 5 कहलाएगा। ओके, तो समकालीन विश्व में सुरक्षा, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुरक्षा का अर्थ क्या है? ओके, तो सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी, मतलब हमें क्या है कोई भी खतरा ना हो। ओके, तो खतरे से आज़ादी हमारी क्या कहलाती है? सुरक्षा कहलाती है। ओके, मानव के अस्तित्व को और उसके जीवन को हमेशा क्या खतरा रहता है। जब हम क्या घर से निकलते हैं तो भी खतरा मंडराता रहता है। ओके, और जब अगर हम आपको यह लगता है कि घर पर आप क्या सुरक्षित है तो यह आपकी भूल है। तो ऐसे में हर खतरे को हम क्या है खतरा नहीं मानते। तो मैं आपको बता दूं, जब क्या है अपन को हर प्रकार से खतरा है। घर के अंदर है तो भी खतरा है, घर के बाहर है तो भी खतरा है। घर के बाहर अगर अपन जाते हैं ओके, तो क्या पता एक्सीडेंट का खतरा, कुछ भी खतरा हो सकता है। ओके, तो और जब घर के अंदर रहते हैं तो भी अपन को खतरा है। ओके, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह है तो उसका ब्लास्ट होने, कुछ भी मतलब आप कैलेंडर लग जाता है। ओके, तो घर के अंदर भी अपन सुरक्षित नहीं है और घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं है। ओके, तो ऐसे में क्या है हर खतरे को हम क्या खतरा नहीं मानेंगे। ऐसे में हम क्या है उस खतरे को सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे जिससे क्या है जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। ओके, जैसे अब क्या है एक चाकू है, तो चाकू घर में रखी हुए है तो उससे हम क्या है फल को सब्जियों को काट सकते हैं, लेकिन उससे क्या अपना हाथ भी कट सकता है। तो ये चाकू भी अपने लिए खतरा है। ओके, लेकिन अपन क्या है हर खतरे को अपन क्या है खतरा नहीं कह सकते। ओके, केवल खतरा वही माने जाएगा जो हमारे क्या है जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा देता हो। ओके, खतरा है हमारे जीवन के केंद्रीय मूल्यों के लिए। ओके, अब जीवन के केंद्रीय मूल्य क्या है? तो केंद्रीय मूल्य में आता है व्यापक खतरे और गंभीर खतरे। ओके, ऐसे खतरे जिन्हें क्या है रोकने के उपाय नहीं किए तो क्या है अपूर्ण क्षति हो जाएगी। अपूर्ण मतलब बहुत सारी क्षति हो जाएगी। ओके, तो सुरक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सुरक्षा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक आपकी होती है पारंपरिक धारणा और एक होती है आपकी अपारंपरिक धारणा। ये दो प्रकार की सुरक्षा होती है आपकी। ओके, अब पारंपरिक धारणा में भी दो प्रकार की होती है, एक बाहरी सुरक्षा और एक होती है आपकी आंतरिक सुरक्षा। ओके, जैसे मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊँ, ये अपना इंडिया है। ओके, तो इसमें बाहरी आपकी बाहरी सुरक्षा में क्या हो जाएगा? ओके, मतलब बाहरी खतरे क्या होंगे? तो बाहरी खतरे होंगे वो देखिए, अब भारत से क्या है पाकिस्तान भी हमला कर सकता है, चीन भी हमला कर सकता है, अफगानिस्तान भी या अन्य देश भी क्या है भारत के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए क्या कहलाएगा? ये क्या है भारत के लिए कहलाएगा बाहरी खतरा। ओके, ये बाहरी खतरे हैं। ओके, तो ये सब कहलाएंगे बाहरी खतरे। और आंतरिक खतरे क्या हो गए आपके? आंतरिक खतरे जो आपके राज्यों के राज्य में हो जाते हैं, मान लीजिए दो राज्य आपस में लड़ जाते हैं या नक्सलवाद हो जाता है। ओके, या क्या है विद्रोह दंगा हो जाता है, जातिवाद का विद्रोह हो जाता है। ओके, तो ये सब आंतरिक आपके हो जाएंगे, मतलब जो अपने देश के अंदर हो रहे हैं वो क्या है आपके आंतरिक खतरे में आते हैं। ओके, और बाहर से अगर हमला होता है तो ये अपना बाहरी आपका खतरा हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप समझ चुके हैं। तो यहाँ बाहरी सुरक्षा क्या है आपका? बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत सैन्य खतरे को क्या है ज़्यादा खतरनाक समझा जाता है। मतलब बाहरी सुरक्षा क्या है? मतलब बाहरी खतरा क्या होता है? जो क्या है बाहर से आक्रमण होते हैं उसे ज़्यादा खतरा माना जाता है। ओके, तो उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, तो बाहरी सुरक्षा। ओके, खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है, दूसरा देश हो सकता है। ओके, स्रोत मतलब दूसरा देश अपन आक्रमण कर सकता है अपने देश में। सैन्य हमले में सिर्फ सैनिक को नहीं मारा जाता, इसमें क्या है आम नागरिक भी मारे जाते हैं। मतलब अगर हमला होता है तो मान लीजिए दूसरा देश बम गिराता है तो यहाँ तो सैनिक के साथ साथ क्या है आम लोग भी मारे जाते हैं। ओके, सैन्य हमले से किसी देश पर हमले द्वारा वहाँ की सरकार को क्या है हौसला तोड़ा जाता है। बाहरी सुरक्षा में हमें क्या है खतरा पड़ोसी मुल्क से होता है। मतलब बाहरी सुरक्षा के लिए क्या है? ओके, बाहरी सुरक्षा में हमें खतरा किससे होता है? दूसरे देशों से होता है। ओके, जो मैं आपको पहले बता दिया है। हमें पता होता कि पड़ोस का कौन सा देश सबसे ज़्यादा ताकतवर है, अर्थात हमें किस से ज़्यादा खतरा हो सकता है। ओके, जैसे मैं आपको बताऊँ, अपन यहाँ मैप में देखते हैं। ओके, तो बहुत सारे अपने देश हैं, पाकिस्तान है, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, नेपाल भूटान ये सब भी है, चीन भी है। ओके, तो हमें पता है कि कौन सा देश हमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब जैसे भूटान नेपाल छोटे हैं वो भारत को हानि नहीं पहुंचा सकते। ओके, मतलब अगर आक्रमण भी करेंगे तो तुरंत ही हार जाएंगे। ओके, जबकि क्या है पाकिस्तान भी अपन से क्या है कम शक्तिशाली है, लेकिन अगर चीन अगर आक्रमण कर देता तो अपनी बराबरी में लगभग। ओके, तो हमें पता है कौन हमारा पड़ोसी क्या है जब तक शक्तिशाली है और क्या है कौन कमजोर है। ओके, तो किसी सरकार के पास क्या है युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं। मान लीजिए अगर युद्ध हो जाता है तो तीन स्थिति होती है किसी भी सरकार के पास। पहला तो आत्मसमर्पण कर दे, जैसे हमें पता है कि ये क्या है हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हम जीत नहीं पाएंगे, तो आत्मसमर्पण कर दें। ओके, तो आत्मसमर्पण कर देना। दूसरा है कि दूसरे पक्ष की बात को क्या है बिना युद्ध के किए मान लेना, मतलब क्या है उसने बिना युद्ध किए उसने जो कुछ उसकी मांगे हैं या वो जो कुछ चाहता है उसको दे देना। ओके, बिना युद्ध किए। ओके, और तीसरा होता है युद्ध हो जाने पर अपनी सुरक्षा करना, हमलावर को पराजित करना। मतलब युद्ध हो चुका है ओके, तो क्या है उससे भी युद्ध करना और क्या है जो अपना जिसने हमला किया है उसको क्या है हराना। तो ये तीन स्थिति होती हैं। ओके, एक आपका टॉपिक आता है शांति संतुलन। ओके, शांति संतुलन क्या है तो देख लेते हैं।
कोई देश अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। जैसे हम भी देखते हैं कि कुछ अपने भारत के पड़ोसी देश है तो कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। ओके, इससे सारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है। मिसाल के लिए कोई पड़ोसी देश संभव है या ना कहें कि वह हमले की तैयारी में जुटा है। हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता। ओके, मतलब क्या है, कोई अगर हमला भी करना है तो क्या है आंतरिक रूप से कर सकता है। ओके, मतलब बिना बताए ओके अंदर चाल चल रहा हो हमला करने की। ओके, तो ये बताया गया है। तो शांति संतुलन में क्या होता है, फिर भी यह देखते हैं कि कोई देश बहुत ताकतवर है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है। ओके, जैसे कई छोटे देश है तो उनसे तो हमें उनकी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि हम उनसे क्या है ज़्यादा शक्तिशाली है, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। लेकिन जैसे चीन जैसा ताकतवर है तो हमें उसकी ताकत का अनुमान है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या है पहले से तैयार रहना चाहिए। ओके, तो इसी वजह से क्या है हर सरकार को दूसरे देश से अपनी शक्ति का संतुलन को लेकर संवेदनशील रहना चाहिए। मतलब अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, उस देश की शक्ति को के बराबर करनी चाहिए। ओके, जैसे चीन से अपन का युद्ध हो सकता है तो अपन को पता है ये घातक है, तो चीन की जितनी शक्ति है उतनी शक्ति अपन को पहुंचानी है, अगर अपनी कम है थोड़ी बहुत भी। ओके, तो चीन के बराबर अपनी शक्ति करना। ओके, इसे ही कहते हैं हम शक्ति संतुलन। ओके, तो कोई सरकार दूसरे देश से शक्ति संतुलन का पड़ला अपने पक्ष में बैठाने के लिए क्या है जी तोड़ कोशिश करती है। जो देश नज़दीक हो या जिनके पास क्या है अनवन हो या जिन देशों से अतीत में लड़ाई हो चुकी हो उनके साथ क्या है शांति संतुलन को अपने पक्ष में करने का खास तौर पर जोर देना चाहिए। मतलब जिनसे हमारी लड़ाई होती रहती है ओके और हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो हमें क्या उनकी बराबर शक्ति करनी है अपनी, तो इसे ही कहते हैं तो शक्ति संतुलन। ओके, तो शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की होती है। मतलब शक्ति संतुलन में क्या होता है, अपनी सैन्य शक्ति को जिस देश से अपनी लड़ाई होनी है वो अपने से ज़्यादा ताकतवर है तो उसकी शक्ति के बराबर करना है या उससे ज़्यादा अपनी शक्ति को करना। ओके, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी क्या है महत्वपूर्ण है क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और प्रौद्योगिकी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, बाहरी सुरक्षा के उपाय। ओके, तो बाहरी सुरक्षा के उपाय मतलब जो अगर बाहर से अपने युद्ध होते हैं तो उसकी अपने सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उसके उपाय क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको ये पॉइंट तैयार रखने होंगे। तो जैसे बाहरी सुरक्षा के उपाय क्या है, सैन्य शक्ति को मजबूत करना, मतलब जो अपनी देश की शक्ति है उसे सैन्य शक्ति को मजबूत करना है, युद्ध के लिए तैयार रहना। ओके, तैयार रहना या तैयार रखना। ओके, शक्ति संतुलन को स्थापित करना जो हम देख चुके हैं। ओके, साथ ही गठबंधन की नीति अपनाना। गठबंधन की नीति अपनाना जैसे हमें पता है कि हम थोड़ा कमजोर है। ओके, और उस जो सामने वाला देश है बहुत मजबूत है और उसकी बराबरी शक्ति नहीं कर पा रहे। ओके, अपनी सैन्य शक्ति उतनी उसके बराबर नहीं कर पा रहे तो क्या करें, दूसरे देशों से क्या संबंध बना लें और समझौता कर लें, गठबंधन कर लें कि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर युद्ध होता है, मान लीजिए 3 देशों ने गठबंधन कर लिया और संधि कर लेते हैं कि अगर किसी के ऊपर युद्ध होता है तो तीनों क्या है मिलकर युद्ध का सामना करेंगे, इस प्रकार से गठबंधन कर लें। ओके, ये सब क्या है बाहरी सुरक्षा के उपाय। ओके, अब देख लेते हैं हम आंतरिक सुरक्षा। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो कह रहे थे बाहरी सुरक्षा के बारे में, अब आंतरिक सुरक्षा के बारे में देख लेते हैं। ओके, अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दोस्तों अगर मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। और जो नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री के भी किसी भी चैप्टर के तो आपके अपनी वेबसाइट anuragastudyclasses.com में जाकर आपके कंप्लीट नोट्स PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं आंतरिक सुरक्षा। ओके, तो इसमें ऐसा माना जाता है कि हमें खतरा देश की सीमा के अंदर होता है। ओके, जैसे मैंने अपने भारत का अभी आपको नक्शा दिखाया था, और बाहर से आक्रमण होता है तो हो जाती है अपनी बाहरी सुरक्षा, बाहरी खतरे। ओके, तो आंतरिक में क्या होता है, आंतरिक खतरे होते हैं। ओके, देश के अंदर जो होते हैं तो उसी के अंदर आंतरिक जो खतरे होते हैं उनकी सुरक्षा करना कहलाता है आंतरिक सुरक्षा। ओके, अब ये देश के अंदर कौन कौन सी खतरा हो सकते हैं, तो पहला होता है हिंसा की घटना। ओके, मतलब 2 राज्य आपस में लड़ जाएं या राज्यों में क्या है युद्ध हो जाए। ओके, आपस में नक्सलवाद हो जाए, सांप्रदायिक हिंसा हो जाए, जातीय हिंसा, अलगाववाद, राजनीति, अस्थिरता, ये सब क्या है आंतरिक खतरे। ओके, आंतरिक खतरे अधिक हानि पहुंचाते हैं, इससे क्या है इसमें ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ओके, अब देख लेते हैं सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, मतलब क्या है सुरक्षा, अभी हमने क्या है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके देख लेते हैं। ओके, तो सुरक्षा के तरीके कौन कौन से हैं, तो हिंसा का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ओके, न्याय युद्ध होना चाहिए, युद्ध उचित कारणों, आत्मरक्षा और दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए होना चाहिए। युद्ध साधनों का क्या सीमित प्रयोग करना चाहिए, मतलब जितने में युद्ध हो सके उतने साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ओके, और हिंसा क्या है इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, मतलब जितने में काम चल जाए उतनी हिंसा करनी चाहिए। युद्धरत सेना को क्या है संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्ते व्यक्ति और आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को मानना नहीं चाहिए। मतलब जिस शत्रु ने क्या है आत्मसमर्पण कर दिया है या उसके हाथ में हथियार ही नहीं है तो उसे उस शत्रु पर क्या है हमला नहीं करना चाहिए। और ओके, साथ ही क्या है सेना का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए काफ़ी है। बल का प्रयोग तभी करें जब क्या है सारे उपाय असफल हो गए, मतलब शक्ति का प्रयोग पूरी तरीके से तभी करें जब क्या है लगा कि अब किसी भी तरीके से हम नहीं बच सकते। ओके, तो सब सारे उपाय असफल हो जाए तब का है बल को प्रयोग करना चाहिए। ओके,
अब देख लेते हैं निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा क्या है विश्वास की बहाली। निरस्त्रीकरण की मांग होती है, सभी राज्य चाहें उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियार बाज बनाए जाते हैं। मतलब क्या है जो जैसे यूएनए हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उन्होंने रोक लगाई है कि कुछ इस प्रकार के हथियार हैं कि कोई भी क्या है चला नहीं सकता, चाहे वो छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो। जैसे क्या है और उसकी कई सारी क्या है नियम बनाए हैं, संधियाँ बनाई, जैसे हो जाती है एग्जाम्पल के लिए 1972 में जैविक हथियार संधि हुई थी BWC, ओके। 1992 में रासायनिक हथियार संधि हुई थी। इन संधियों में ऐसे हथियार को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया था, ओके, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इसमें क्या है 155 से ज़्यादा देशों ने क्या है BWC में संधि पर क्या है और 181 देशों ने CWC पर क्या है CWC संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ओके। मतलब इनके नियमों को माना था। इन दोनों संधियों पर क्या दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल थी, लेकिन महाशक्ति यहाँ अमेरिका तथा सोवियत संघ सामूहिक संघर्ष के अस्त्र यानी परमाणु हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया, ओके। अब देख लेते हैं हम सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा, ओके। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में केवल क्या है सैन्य खतरे को नहीं, बल्कि इसमें क्या है मानव अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों को शामिल किया जाता है। मतलब इसमें क्या है लड़ाई से भी नहीं, मतलब लड़ाई के अलावा भी क्या है कुछ ऐसी खतरे होते हैं जिनसे निपटना होता है, वो आते हैं आपके अपारंपरिक धारणा में, ओके। जैसे हिंसा हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, खून खराब, अकाल, आतंकवाद, महामारी, बीमारियां, आपदाएं, इसमें सभी प्रकार की होती हैं, मतलब लड़ाई वाली संबंधित भी और जैसे बीमारी, आपदाएं, इस प्रकार की भी, ओके। तो सभी प्रकार की जो होती हैं आपकी खतरे, ये सब आते हैं आपके अपरंपरारिक में, ओके। तो अपरंपरावादी धारणा में, ओके। तो इसकी सुरक्षा करना कहलाता है अपरंपरावादी धारणा की सुरक्षा, ओके। अब देख लेते हैं खतरे के नए स्रोत, मतलब खतरे अब नए नए टाइप के कौन कौन से हैं खतरे के। तो आतंकवाद है, निर्धनता भी ये क्या है खतरा है, ओके। महामारियाँ, ग्लोबल वार्मिंग, ये प्रदूषण, आपदाएं, शरणार्थी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि और आपका एड्स, वर्ल्ड फ्लू, ये सब क्या है आपके नए तरीके हैं खतरे के, ओके। आप्रवासी कौन कहलाते हैं? जो लोग क्या है अपनी मर्जी से क्या है स्वदेश को छोड़ते हैं, वो कहलाते हैं आप्रवासी। मतलब जो दूसरे देश को छोड़ के वो अन्य देश में चले जाएं, वो कहलाते हैं आप्रवासी, अपनी इच्छा से, ओके। शरणार्थी कहलाते हैं जो क्या है लोग मजबूरी से देश छोड़ते हैं। मान लीजिए उस देश में क्या है युद्ध हो गया है और उस व्यक्ति को परेशान किया जा रहा, तो क्या है छोड़कर अपने देश को दूसरे देश में चले जाते, तो अपनी इच्छा अनुसार मजबूरन में गए हैं, ओके। तो मजबूरी में अगर देश को छोड़ना कहलाता है शरणार्थी, ओके। और आंतरिक रूप से विस्थापन जन के कहलाते हैं जो लोग क्या है घर बार, मतलब क्या है एक राज्य से दूसरे जाते रहते हैं, अपने देश के ही अंदर भ्रमण करते रहते हैं, वो कहलाता है आंतरिक रूप से विस्थापित जन, ओके। अब देख लेते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है? आज इंसान के जीवन में अनेकों प्रकार के खतरे हैं और इन खतरों से निपटने के लिए क्या है आपसी सहयोग की जरूरत है, ओके। मतलब कई ऐसे खतरे हैं जिनसे क्या है युद्ध ही उनका उपचार नहीं है। कई ऐसे खतरे आ जाते हैं जिसमें क्या है सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे हर जगह क्या है हर खतरे में सैन्य कार्रवाई से समस्या का हल नहीं किया जा सकता। आतंकवाद, मानवाधिकार की रक्षा, सैन्य शक्ति की भली जरूरत हो, लेकिन क्या है गरीबी मिटाना, तेल, धातु, अप्रवासी, शरणार्थी, महामारी, ओके, इन समस्याओं को हल केवल क्या है सैन्य शक्ति से नहीं निकाला जा सकता। मतलब क्या है सहयोग की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे कहा गया, ओके। अधिकांश मामलों में सैन्य बल का प्रयोग से क्या है मामला बिगड़ जाता है। ऐसे में ज़्यादा प्रभावी यही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीति तैयार की जाए, ओके। सहयोग द्विपक्षीय, महादेशीय या क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर हो सकता है। मतलब सहयोग कैसे हो सकता है? दो देश आपस में कर लें, द्विपक्षीय, ओके। महादेश कई देश मिलकर आपस में संधि कर लें, ओके। और वैश्विक स्तर पर मतलब पूरे विश्व के स्तर पर भी क्या है इनमें संधि हो जाए, ओके। मतलब सहयोग की भावना रहे। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति किस प्रकार की है, सहयोग मूलक है कि नहीं, ओके। सुरक्षा के अलावा क्या होता है यूएनए, WHO, WB, IMF, NGO, ये सब क्या है इसी प्रकार के सहयोग के लिए बनाई गई, ओके। नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, इन्होंने क्या है सुरक्षा के लिए कार्य किए, ओके। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी क्या है आंतरिक अंतिम उपाय के रूप में क्या है बल का प्रयोग किया जाता है। मतलब सहयोग मूलक सुरक्षा में भी क्या है युद्ध है, लेकिन क्या है अंतिम रूप में बल का प्रयोग है, लेकिन अंतिम रूप में पहले क्या है सहयोग किया जाए, बिल्कुल अंतिम में कोई उपाय न रह जाए तब युद्ध का प्रयोग हो, ओके। तो सहयोग मूलक में क्या होता है कि कई ऐसे सारी समस्याएं होती हैं जिन्हें क्या है युद्ध से नहीं निपटाया जा सकता, उसमें क्या है सभी देशों को सहयोग करना पड़ेगा, मिलकर करना पड़ेगा, इसलिए उसे कहते हैं हम सहयोग मूलक सुरक्षा, ओके। अंतर्राष्ट्रीय बरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो क्या है अपनी जनता को मार रही हो, ओके। मतलब अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के लिए कब कह सकती है जब क्या है युद्ध के लिए दूसरे देश से कब कह सकती है किसी देश में आक्रमण कर दे, जब क्या है लगे कि वो जो उस देश की सरकार उसी अपनी जनता को मार रही है, ओके। इसमें इस प्रकार में दूसरा देश आक्रमण कर सकता है, ओके। भारत की सुरक्षा की रणनीति, अगर भारत में युद्ध हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, ओके, तो भारत की सुरक्षा की रणनीति क्या होना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, ओके। तो पहले अपनी सैनिक क्षमता को मजबूत करना चाहिए, अपनी सैनिक क्षमता को, ओके। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को क्या है मजबूत करना चाहिए, उनसे संबंध अच्छे होना चाहिए।
तीसरा है अंदरूनी समस्या को निपटाना, मतलब आंतरिक जो खतरे हैं ओके उनको भी कम करना, ओके उन्हें बिल्कुल खत्म करना। और क्या है सामाजिक और आर्थिक विकास करना। ये सब क्या है भारत की सुरक्षा की रणनीतियाँ। ओके तो इस प्रकार से दोस्तों अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। अगर आप क्या है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ओके तो आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आपके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं ओके जानकारी ले सकते हैं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।